अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे और मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम लोगों ने देखा था जब मेंडल ने टॉल प्लांट्स को ड्वार्फ प्लांट्स के साथ क्रॉस कराया था। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मेंडेलियन इनहेरिटेंस पे, तो मैं आपको बता दूं मेंडल ने अपने रिसर्च को 1859 में पब्लिश किया था, लेकिन मेंडल के इन रिसर्च फाइंडिंग्स को दोबारा रिडिस्कवर किया गया 1900s में, एंड 1900s तक ये रिसर्च अननोन रहा, या जिसको कहेंगे अननोटिस्ड रहा। रीजन कई थे। नंबर वन, ये बायोलॉजिस्ट नहीं था, ही वॉज नॉट ए बायोलॉजिस्ट, इसीलिए जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसको रेडीली एक्सेप्ट नहीं किया। नंबर सेकंड, इसने जो एब्स्ट्रैक्ट एक कॉन्सेप्ट दिया जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, वो अभी इतना एब्स्ट्रैक्ट था कि कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसका जो रिसर्च था वो किसी नामी गिरामी जर्नल में नहीं छपा, एक ऐसे जर्नल में छपा जो कोई नहीं पढ़ता था या हार्डली कोई पढ़ता था। इसीलिए फिर 1900 में इसको रिडिस्कवर करना पड़ा, और तब तक तो मेंडल मर चुका था। ठीक है, मेंडल के मरने के 16 साल बाद वो डिस्कवर हो गया। और तीन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको हम बोलते हैं रीडिस्कवरर्स ऑफ मेंडल, यानी जिन्होंने मेंडल के फाइंडिंग्स को दोबारा रिडिस्कवर किया। और अगर ये तीन नहीं आते तो हमारे पास आज भी मेंडल के इनहेरिटेंस पैटर्न नहीं होते। इनमें से पहला था जिसको बोलते हैं हुगो डेवरीज, और दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था शेरमार्क, टी से लिखा जाता है, और थर्ड वन इज कोरेंस। इन तीनों को बोलते हैं रिडिस्कवरर्स ऑफ मेंडल। अगर ये तीन नहीं होते तो हमारे पास आज मेंडल का कोई लॉ नहीं होता या मेंडलियन इनहेरिटेंस नहीं होता। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात, आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो लॉज ऑफ मेंडल, यानी मेंडल के लॉज। लेकिन एज सच ये बात याद रखने की जरूरत है कि एज सच मेंडल ने कोई भी लॉ नहीं दिया था। लेटर ऑन रिडिस्कवरर्स ऑफ मेंडल ने जो रिसर्च फाइंडिंग था मेंडल का, उससे डिड्यूस करके उन्होंने कुछ लॉज बनाए। यानी मेंडल ने जो कुछ भी लिखा था, जो कुछ भी रिसर्च किया था, उसको स्टडी करने के बाद इन रिडिस्कवरर्स ने डिजाइन किए लॉज, जिनको हम अब बोलते हैं मेंडलियन लॉज। खैर, बात उसी की थी, मेंडल की ही, लेकिन उनको कंपाइल करके उनको एक अलग लॉ के फॉर्मेट में लाना, ये इन्होंने किया था। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेंडल का इनहेरिटेंस पैटर्न क्या था। मेंडलियन इनहेरिटेंस में हमने लास्ट टाइम देखा कि मेंडल ने एक कैरेक्टर, दैट इज हाइट ऑफ द प्लांट को स्टडी किया, हाइट ऑफ द पी प्लांट टू बी वेरी मच स्पेसिफिक। जब इसने हाइट ऑफ पी प्लांट को स्टडी किया, इसने देखा कुछ प्लांट्स टॉल है और कुछ प्लांट्स कंट्रास्ट, दैट इज ड्वार्फ है। सो टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स या वन कैरेक्टर, ये कैरेक्टर एक ही है, हाइट ऑफ द प्लांट, टॉलनेस सेपरेट कैरेक्टर एंड ड्वार्फनेस सेपरेट कैरेक्टर नहीं है। तो प्लीज कीप इन माइंड, जब हम टॉल और ड्वार्फ को आपस में क्रॉस कराते हैं, हमारे माइंड में एक ही कैरेक्टर होता है, दैट इज हाइट। सो टू स्टडी इनहेरिटेंस का मतलब पैसेज ऑफ द कैरेक्टर्स, पैसेज ऑफ द ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर। जब हम दो ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्रॉस कराएंगे, या जैसे मेंडल ने किया, दो पी प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराया, लेकिन स्टडी कितने कैरेक्टर करने हैं, कितने कैरेक्टर्स का पैसेज या इनहेरिटेंस हमें स्टडी करना है, ओनली वन कैरेक्टर। और ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं, इट इज मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसीलिए आज हम जो टॉपिक है वो लिखेंगे मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। आज हम लिखेंगे मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या है, शाबाश, फिर से याद दिलाएं। इसमें एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस कराया जाएगा, देखेंगे रिजल्ट क्या है, लेकिन कैरेक्टर कितने हम स्टडी करेंगे इसमें, ओनली वन, दैट्स हाइट ऑफ द प्लांट। दैट इज एक प्लांट टॉल है, एक ड्वार्फ है, उनको आपस में हम क्रॉस कराएंगे, देखेंगे रिजल्ट क्या है।
हालांकि हम पहले भी देख चुके हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने देखा था कि जब टॉल को ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराया तो सब टॉल निकले। आज हम थोड़ा कंक्लूजन पे आएंगे पहले कि इसने बोला क्या था, यानी मेंडल ने क्या रिजल्ट निकाला था इसमें, उसके बाद उसी हिसाब से हम आज का क्रॉस कर लेंगे। सो लेट्स स्टडी दैट। मेंडल ने कहा, मेंडल एज्यूम्ड दैट फॉर एवरी कैरेक्टर, ये याद रखने की जरूरत है, फॉर एवरी कैरेक्टर देयर इज एन इंटरनल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल। कहने का मतलब क्या है, सॉरी, ओके, कहने का मतलब यह है टॉल प्लांट क्यों टॉल है, उसका एक रीजन है। सो टॉल प्लांट के अंदर कोई इंटरनल फैक्टर है, कोई चीज है जिसकी वजह से ये प्लांट टॉल है। ठीक है, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है, लेकिन आज हमें पता है ये जिस चीज की बात कर रहा था दैट इज जीन। एक्चुअली जो प्लांट टॉल है उसके अंदर एक जीन है जिसकी वजह से ये टॉल है। फिलहाल हम इसको रहने देते हैं, फिलहाल जीन, क्रोमोसोम वगैरह, डीएनए, इस पर हम बात नहीं करेंगे। सो टॉल इसलिए टॉल है बिकॉज देयर इज सम इंटरनल फैक्टर इनसाइड द प्लांट। अब वो इंटरनल फैक्टर क्या है वो मेंडल को नहीं पता था, तो इसने उसको रिप्रेजेंट किया विद अ लेटर। से फॉर एग्जांपल टॉल प्लांट के इंटरनल फैक्टर को इसने किया रिप्रेजेंट विद कैपिटल टी। ठीक, और फिर इसने कहा डुआफ प्लांट डुआफ क्यों है, डुआफ प्लांट इसलिए डुआफ है क्योंकि उसमें भी क्या है, शाबाश, एक इंटरनल फैक्टर, उसमें भी कोई इंटरनल कोई चीज है, कोई फैक्टर है जिसकी वजह से ये डुआफ है। और उसको रिप्रेजेंट किया गया ये कैपिटल टी से, और उसे रिप्रेजेंट किया गया स्मॉल टी से। कैपिटल टी फॉर टॉल, यानी इंटरनल फैक्टर जो टॉल प्लांट में होता है वो कैपिटल टी, और इंटरनल फैक्टर जो डुआफ प्लांट में होता है वो इसी का स्मॉल लेटर दैट इज स्मॉल टी। और इसने एक और बात बोली, इसने कहा ये फैक्टर्स जो है ये अकेला नहीं होता। ओके, इन एवरी प्लांट देयर इज अ पेयर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एवरी कैरेक्टर। इन एवरी प्लांट, क्योंकि ये प्लांट की बात कर रहा था, क्योंकि ये प्लांट पे रिसर्च कर रहा था, देयर इज, अब एक नहीं है बल्कि अ पेयर ऑफ फैक्टर्स फॉर एवरी कैरेक्टर। शाबाश, क्या दो चीजें पता चली, पहले कोई चीज टॉल क्यों है या कोई कैरेक्टर हमें क्यों दिख रहा है, बिकॉज उसके लिए एक इंटरनल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, उसकी बॉडी के अंदर कोई चीज है जो इसको टॉल बनाता है। ओके, और उसके बाद दूसरी बात ये पता चली कि ये इंटरनल फैक्टर्स अकेले नहीं बल्कि पियर्स में होते हैं। फिर उस हिसाब से जो टॉल प्लांट है वो टॉल इसलिए है क्योंकि उसके अंदर दो इंटरनल फैक्टर्स हैं, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। सो टॉल कैरेक्टर इसको कौन देता है, कोई इंटरनल फैक्टर, वो क्या है मेंडल को नहीं पता था, तो उसने रिप्रेजेंट किया विद कैपिटल टी। लेकिन दिक्कत यह है कि उसने उनको पेयर बनाया, एक टी नहीं बल्कि पेयर ऑफ टी। उसके बाद डुआफ प्लांट डुआफ क्यों है, बिकॉज उसके अंदर भी इंटरनल फैक्टर्स हैं, स्मॉल टी अगेन है पेयर। अब इसकी इन्हीं बातों को हम अप्लाई करेंगे इसके क्रॉसेस पे, इसके पिछले रिसर्च पे, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस पे। तो क्या लाया था इसने, शाबाश, एक टॉल प्लांट को और किसके साथ क्रॉस कराया था, एक डुआफ प्लांट के साथ। अब अगर इसी की बात माने तो टॉल क्यों टॉल है, वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर दो इंटरनल फैक्टर्स हैं, पेयर ऑफ इंटरनल फैक्टर्स, और उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा विद कैपिटल टी। डुआफ इसलिए डुआफ है क्योंकि उसमें भी एक पेयर ऑफ इंटरनल फैक्टर्स हैं रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल टी। तो बन गया हमारे पास फर्स्ट लॉ। मैं लॉ लिखूंगा फिर मैं जल्दी रब करूंगा। ओके, बन गया हमारे पास फर्स्ट लॉ। सो इसको कहते हैं लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स क्या कहता है, फॉर एवरी कैरेक्टर एन ऑर्गेनिज्म हैव, क्योंकि हम सिर्फ प्लांट्स की बात नहीं कर रहे, ऑर्गेनिज्म हैव ए पेयर ऑफ इंटरनल फैक्टर्स। होगी पहली बात। अब इसने कहा जब ये तो पेरेंट्स है, ये पेरेंट प्लांट है, पेरेंट पी प्लांट, पेरेंट पी प्लांट।
जब ये पेरेंट पी प्लांट गैमीट्स बनाएगा, गैमीट का मतलब पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स, तो हर एक पोलन ग्रेन में सिर्फ एक ही फैक्टर होगा। इसका मतलब यह है ऑर्गेनिज्म एज सच, ऑर्गेनिज्म की हर सेल में इस कैरेक्टर के लिए कितनी कॉपीज होंगी? 2 कॉपीज इंटरनल फैक्टर की, पेयर। लेकिन एक गैमीट में पेयर नहीं होता, गैमीट में अकेला एक ही फैक्टर होता है। बॉडी में 2 इन ए पेयर, बट गैमीट में एक ही। तो इस हिसाब से जितने भी गैमीट से टॉल प्लांट बनाएगा, हर गैमीट में एक कैपिटल टी होगा, यानी एक इंटरनल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉलनेस। और यहां होगा वही सब ड्वार्फ के लिए, हर एक गैमीट के पास होगा स्मॉल टी, दैट मींस एन इंटरनल फैक्टर, ठीक, विच इज रिप्रेजेंटिंग द ड्वार्फ कैरेक्टर। ये बन गए हमारे मेल गैमीट्स, ये बन गए हमारे फीमेल गैमीट्स। अगर अब प्रोबेबिलिटी देखेंगे, जो प्रोबेबिलिटी आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा मेंडल क्या था, मेंडल एक मैथमेटिशियन था और स्टैटिस्टिक्स जानने वाला था। अगर इस मेल गैमीट ने इस फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज किया, कॉम्बिनेशन विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, अब ये क्या होगा मैं नहीं बताऊंगा। और अगर इसने प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इस गैमीट ने अगर इस गैमीट को फर्टिलाइज किया, ये कैपिटल टी वाला गैमीट, ये स्मॉल टी वाला फीमेल गैमीट, तो कॉम्बिनेशन कैपिटल स्मॉल। अगर इस मेल गैमीट ने इस फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज किया, अगेन द कॉम्बिनेशन विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड यहां भी एग्जैक्टली वही कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब अब प्रॉब्लम यह है, मैंने पहले ही कहा अगर कैपिटल टी इंटरनल फैक्टर है तो प्लांट होगा टॉल, अगर स्मॉल टी होगा इंटरनल फैक्टर, प्लांट होगा ड्वार्फ, राइट। अब अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल एक साथ आ गए तो क्या होगा? हाँ, इट विल ऑल्सो बी ए टॉल, दिस ऑल्सो विल बी टॉल, दिस ऑल्सो विल बी टॉल, दिस ऑल्सो विल बी टॉल। देखो क्यों? जो कैपिटल वाला फैक्टर होता है ना, वो स्मॉल वाले फैक्टर पे डोमिनेंट होता है। कैपिटल वाला फैक्टर स्मॉल वाले फैक्टर पे डोमिनेंट रहता है, यानी अगर दोनों प्रेजेंट हैं, कैपिटल भी और स्मॉल भी, कैपिटल विल बी डोमिनेंट, ये स्मॉल को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, ये खुद उसको सप्रेस करेगा। समझ में आया? अगर 2 स्टूडेंट्स क्लास में, एक बहुत बोलने वाला एक कम बोलने वाला, जो बहुत बोलने वाला है वो कम बोलने वाले को सप्रेस कर देता है, तो सबको लगता है कि ये वाला बहुत काबिल है, तो इसीलिए कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी को सप्रेस करेगा और खुद एक्सप्रेस हो जाएगा। इसलिए अगर कैपिटल और स्मॉल एक साथ आ गए किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी प्लांट में, तो एक्सप्रेस कौन होगा? टॉल वाला। अब देखते हैं F1 जनरेशन क्यों टॉल आ गया पूरा, हमें पता चला क्योंकि इंटरनल फैक्टर से कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो यहां पर एक और बात आ गई सामने, वो कौन सी? वो ये कि ये दोनों फैक्टर जो हैं, एक डोमिनेंट होता है दूसरे पे, बन गया एक और लॉ। उस लॉ को हम कहते हैं, उस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। वो क्या कहता है? इन टू contrasting internal factors, ये कंट्रास्टिंग है ना, टॉल एंड ड्वार्फ, ये दो कंट्रास्ट वाले हैं। तो कैपिटल टी इज कंट्रास्टिंग टू स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में अपोजिट है एक दूसरे के, इसी को हम कहते हैं कंट्रास्टिंग इंटरनल फैक्टर्स। ओके, वन रिमेन्स डोमिनेंट और दूसरा क्या रहेगा? इसका उल्टा, दूसरा सप्रेस रहेगा, एंड अदर वन रिमेन्स रिसेसिव। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल टी is dominant while as small t is recessive। तो अगर कैपिटल टी प्रेजेंट होगा किसी में, ऑब्वियसली वही एक्सप्रेस होगा टॉल, और अगर स्मॉल टी होगा तो ड्वार्फ, और अगर दोनों होंगे तो जो डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस होगा, दैट मींस टॉल वाला एक्सप्रेस होगा। इसीलिए यहां फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स हमें टॉल मिले थे।
अब देखते हैं हमने उसके बाद क्या किया था, मेंडल ने उसके बाद क्या किया था, उसने इसी F1 जनरेशन के दो टॉल्स को आपस में क्या किया था, क्रॉस, तो हमें वहां ड्वार्फ मिला था। वो क्यों, देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता चलना चाहिए टॉल दो तरह का होता है। एक हो गया जिसमें इंटरनल फैक्टर दोनों क्या है, कैपिटल कैपिटल, जो पहले हमने लाया था। लेकिन अब जो हमें टॉल मिले ना, उनमें एक डिफरेंट मैकेनिज्म है, उसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तब भी ये क्या है, टॉल। ये जो है ना, ये प्योर कैपिटल कैपिटल है, इसको कहते हैं प्योर टॉल। और इसमें प्योर नहीं है, मिक्सड है ना, इसको हम कहेंगे इट इज हाइब्रिड टॉल। शाबाश। तो जो F1 जनरेशन में हमें टॉल्स मिले, वो टॉल क्या थे, वो हाइब्रिड टॉल थे, वो प्योर टॉल नहीं थे। अभी हमने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी वाले टॉल थे, तो इसीलिए एक टॉल जिसका कॉम्बिनेशन है कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा टॉल जिसका भी कॉम्बिनेशन है कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको आपस में मैंने क्रॉस कराया। और इन दोनों को कहां से लाया, इनको दोनों को मैंने F1 जनरेशन से निकाल के लाया। अब क्या होगा, अब यहां पर जब गैमीट्स बनेंगे, एक में कैपिटल टी होगा एक गैमीट में, लेकिन आधे गैमीट्स में स्मॉल टी होगा। एक तरह के गैमीट्स नहीं बनेंगे, है ना। कैपिटल टी जाएगा एक गैमीट में, दूसरे गैमीट में स्मॉल टी जाएगा। अगेन हियर आल्सो कैपिटल टी एक गैमीट में जाएगा, दूसरे गैमीट में स्मॉल टी जाएगा। तो ये रहे हमारे मेल गैमीट्स, ये रहे हमारे फीमेल गैमीट्स। अगर इस मेल गैमीट ने, कैपिटल टी वाले मेल गैमीट ने कैपिटल टी वाले फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज किया, तो व्हाट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट में क्या कॉम्बिनेशन होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। और इसी तरह से अगर ये मेल गैमीट ने इस फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज किया, कॉम्बिनेशन विल बी, छोटे बच्चे में यानी छोटे प्लांट में, नए प्लांट में, ये होगा कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहां अगर इस स्मॉल गैमीट वाले ने कैपिटल टी वाले को ये किया फर्टिलाइज, अगेन इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर स्मॉल टी वाले ने स्मॉल टी वाले फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज किया, स्मॉल टी वाला मेल गैमीट, स्मॉल टी वाला फीमेल गैमीट, द कॉम्बिनेशन विल बी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये क्या होगा, टॉल कैपिटल स्मॉल, ये भी होगा टॉल क्योंकि कैपिटल टी इज डोमिनेंट, शाबाश। और ये भी टॉल, हाँ ये क्या होगा, दिस विल बी ड्वार्फ वन। इसीलिए हमें लास्ट में मिला था 3 टॉल F2 जनरेशन में, दूसरी जनरेशन में 3 मिले थे टॉल, एक मिला था ड्वार्फ। अब देखते हैं रेशोज के बारे में। हम इसमें फिर रेशोज निकालते हैं। देखो रेशो कैसे निकालते हैं। ये कौन सा क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो हम लिखेंगे रेशोज फॉर मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है बेटा, ओके। अब ये रेशोज फॉर मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे रेशो। रेशो का मतलब हम देखेंगे कितने टॉल वर्सेस कितने ड्वार्फ। लेकिन रेशोज हम दो तरह से निकालेंगे। एक को हम कहेंगे फिनोटिपिक रेशो, TYPIC, फिनोटिपिक रेशो, और दूसरे को हम बोलेंगे जीनोटिपिक रेशो। प्लीज ध्यान रखना, व्हाट इज जीनोटिपिक रेशो। ये निकला है वर्ड फिनोटाइप से, फिनोटिपिक रेशो ये निकला है वर्ड फिनोटाइप से। डू यू नो व्हाट इज फिनोटाइप, हाँ कि इस जेनेटिक्स में बहुत काम आने वाला है। फिनोटाइप का मतलब होता है अपीयरेंस, जो जैसा दिखता है, कोई टॉल है, कोई ड्वार्फ है, कोई ग्रीन कलर का है, कोई येलो कलर का है, कोई किसी शेप का, कोई किसी शेप का, और जो अपीयरेंस में दिखता है उसको कहते हैं फिनोटाइप। सो फिनोटिपिक रेशियो में हम सिंपली देखते हैं टॉल कितने ड्वार्फ कितने। तो बताइए टॉल कितने आ गए, शाबाश, टॉल आ गए 1 2 3। ड्वार्फ कितने आ गए, शाबाश, ड्वार्फ आ गया हमें सिर्फ एक। यानी इसमें F2 जनरेशन में टॉल कितने आ गए 1 2 and 3, और ड्वार्फ कितने आ गए 1। तो रेशियो क्या मिला, शाबाश, रेशियो मिला 3:1। कंफ्यूजन। हमने मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस किया, इसमें हमने देखा कि हमने रेशोज निकाले। रेशो का मतलब टॉल कितने बने, ड्वार्फ कितने बने। अगर हमने सिर्फ ये देखा कि टॉल कितने ड्वार्फ कितने, तो उसको हम कहते हैं फिनोटाइपिक रेशो, अपीयरेंस पे रेशो बनाना। अब दूसरा रेशो दैट इज जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक निकला है वर्ड जीनोटाइप से। जीनोटाइप का मतलब
सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि कौन टॉल कौन ड्वार्फ, ये भी देखना है प्योर टॉल कौन है एंड हाइब्रिड टॉल कौन है। जैसे ये कैपिटल कैपिटल ये प्योर टॉल, कैपिटल स्मॉल तो हाइब्रिड टॉल। तो बताइए प्योर टॉल कितने 1, हाइब्रिड टॉल कितने 2, यानी कैपिटल स्मॉल वाले 2 एंड ड्वार्फ वाले कितने 1। तो व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टेट द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक, स्टेट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो हमने अभी नहीं पढ़ा मगर बताऊंगा अभी। सो दिस इज या आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो फॉर F1 जनरेशन दिस मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो फॉर मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो पता होना चाहिए मोनोहाइब्रिड का मतलब हमने एक कैरेक्टर पढ़ा, उसी का इनहेरिटेंस पढ़ा टॉल एंड ड्वार्फ, और उसके बाद उसमें से हमने रेशोज निकाले। रेशो क्या निकला F1 जनरेशन में सब टॉल थे तो रेशो निकालने की जरूरत नहीं है, मगर F2 जनरेशन में 3 टॉल थे 1 ड्वार्फ था, ये गो फिनोटाइप। दूसरा हो गया जीनोटाइप, एक था प्योर टॉल कैपिटल कैपिटल, 2 थे हाइब्रिड टॉल कैपिटल स्मॉल एंड तीसरा था ड्वार्फ। सो 1:2:1। सो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:1। ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हाट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वो अलग कुछ नहीं है, बताऊंगा, वो बहुत इजी है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी बताया मैंने, जिस वक्त एक प्लांट को हम लेते हैं, एक प्लांट के अंदर कितने फैक्टर होते हैं एक कैरेक्टर के लिए, शाबाश, ए पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, ए पेयर ऑफ इंटरनल फैक्टर्स। जब वो गैमीट बनाता है तो गैमीट में क्या होता है, एवरी गैमीट कंटेन्स 1 कॉपी ओनली। शाबाश, फिर से रिपीट, एवरी कैरेक्टर के लिए एक प्लांट या एक एनिमल में होते हैं ए पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, और लेकिन गैमीट बनने के टाइम पे क्या होता है, हर गैमीट में इस इंटरनल फैक्टर की एक ही कॉपी होती है, 2 कॉपीज नहीं, 2 कॉपी तो नॉर्मल बॉडी में होती है, गैमीट में सिर्फ एक। हुआ क्या, हुआ ये कि ये पेयर जो था ये सेपरेट हो गया, इसी को कहते हैं सेग्रीगेशन, अलग होना। तो इसको कहते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, at the time of gamete formation internal factors segregate so that, ताकि एक गैमीट में एक ही कॉपी हो, 2 कॉपीज नहीं हो, so that every gamete contains only 1 copy of the factor। क्या पढ़ा हमने आज, मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, और हमने क्रॉस किया। इसको रिवाइंड कर करके देखें, अगर कंफ्यूजन हो तो डू कॉल मी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम।